एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नौकरी वाले भैया में। और जैसा कि आपको पूर्व से ही ये पता है कि यह चैनल मैं संदीप कुमार और मेरे सहयोगी श्री कैलाश मिश्रा जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और हमने इसकी शुरुआत जेपीएससी मुख्य परीक्षा, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, वैसे टॉपिक्स को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और अभी हम जेपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे छात्र जो जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आने वाले वर्षों में शुरू करेंगे, उनके लिए भी ये वीडियो समान रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि अब मुख्य परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश कर दिया गया है। इसीलिए आपको हर एक टॉपिक पर बहुत ही सावधानी से नज़र रखनी होगी और तथ्यों को अपने नोटबुक में क्रमवार लिखते चला जाना होगा, ताकि एक विस्तृत अध्ययन के साथ साथ तथ्यों का भी संग्रह आपके सामने हो सके। तो इससे पहले हमने इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान के कई टॉपिक्स पर वीडियोस डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। और इसी क्रम में जेपीएससी मेंस के पेपर 4 को, जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो खंड है, इसमें एक टॉपिक है जनहित याचिका, जिसको इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इस खंड से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसकी हम एक बार चर्चा आपके सामने करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि जनहित याचिका क्या है। जैसा कि आप उसके नाम से ही आपको आभास हो गया होगा, जनहित अर्थात लोगों के हित से जुड़ी हुई याचिका। ये जो अन्य रीट याचिका है उससे थोड़ी अलग होती है, क्योंकि जो रीट याचिकाएं होती हैं किसी व्यक्ति या संस्था के लाभ से जुड़ी होती है, उनके व्यक्तिगत लाभ से जुड़ी होती हैं। परंतु जनहित याचिका की संकल्पना ये है कि इसमें एक वर्ग विशेष का हित जुड़ा होता है। तो आखिर ये संकल्पना सर्वप्रथम कहाँ से ये शुरू हुई? तो इसका उत्तर होगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो न्यायिक प्रणाली थी, वहां से जनहित याचिका की शुरुआत हुई और ये भारत में आई। तो ये प्रश्न बनता है कि जनहित याचिका की शुरुआत यूएसए से हुई थी। जनहित याचिका क्या है ये आप देख लिए। तो जनहित याचिका भारत में आने के पीछे उच्चतम न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का हाथ है। एक मामला आया था एसपी गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति। ये वाद जो सब सुप्रीम कोर्ट में आया, इसे न्यायाधीशों का प्रथम मामला की संज्ञा दी जाती है। और इस मामले में जो 7 जजों की एक संवैधानिक पीठ थी, उसने ये निर्णय दिया। हालांकि इस मामले से और भी विषय जुड़े हुए थे, लेकिन इसी मामले में जनहित याचिका की भारत में शुरुआत होती है। और इस वाद में, ये जो वाद है एसपी गुप्ता वाद जो था, इसमें 7 जजों की जो एक संवैधानिक पीठ थी, उसमें यह निर्णय दिया गया कि जनता का कोई भी व्यक्ति भले ही उसका उस वाद से कोई सीधा संबंध न हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो कि वो उस वाद से सीधे तरीके से वो जुड़ा हुआ नहीं है, पर उस वाद में उसकी रुचि हो, तो अनुच्छेद 226 के अधीन वो हाईकोर्ट में गुहार लगा सकता है। अथवा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उन व्यक्तियों की शिकायत को दूर करने के लिए जो गरीबी, लाचारी या असमर्थता या आर्थिक विपन्नता के कारण न्यायालय के द्वार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अर्थात वह वर्ग जो तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है, गरीब है, आर्थिक विपन्नता, सामाजिक असमानता, विभिन्न कारणों से वह अगर न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा पा रहा, तो उसके बदले कोई व्यक्ति या संस्था भी न्यायालय से गुहार लगा सकती है कि किसी वर्ग विशेष के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। भले ही वह व्यक्ति, वह संस्था उस वाद से सीधे रूप से जुड़े हुए नहीं हो, फिर भी जनहित के दृष्टिकोण से, जनता के कल्याण के दृष्टिकोण से न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा अनुच्छेद 226 के तहत खटखटा सकते हैं। तो ये क्लियर है कि ये जनहित याचिका है। इसमें जो व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं हो रहा है,
वह व्यक्ति भी न्यायालय से गुहार लगा सकता है कि जो फलाना वर्ग है, फलाना समूह है, वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, न्याय की आवश्यकता है, शोषित हो रहे हैं, अर्थात जो कोर्ट है इसे रिट याचिका के रूप में स्वीकार कर ले और संबंधित वर्गों के साथ न्याय करें। तो अब तक हमने देखा कि ये जनहित याचिका अमेरिका से आई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सक्रियता को देखते हुए इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया और जो न्यायाधीशों के स्थानांतरण से जुड़ा हुआ एक मामला था, एसपी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति, उसी केस में ये जनहित याचिका से संबंधित 7 जजों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति जो कि इस वाद से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है किसी वर्ग विशेष के पक्ष में जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो जनहित के लिए दायर किया जा सकता है मुकदमा। तो आम जनता के लिए न्याय की मांग कोई भी व्यक्ति या संस्था कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और केस आया था, केस का नाम है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। इस केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, उस संगठन ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने न्यायालय के संज्ञान में ये बात लाई कि हरियाणा के जो फरीदाबाद जिले में जो पत्थर की खदानें हैं, वहाँ मजदूरों के साथ किस प्रकार का अत्याचार या शोषण हो रहा है। तो मजदूरों के इस समस्या को एक पत्र के माध्यम से बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिट याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया और इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया। तो हम यहां देखते हैं कि वो मजदूर क्या स्वयं न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे। इसके पीछे उनके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती थी। उनमें शिक्षा की कमी, आर्थिक विपन्नता, बहुत से ऐसे हैं, समय की कमी, जिसके कारण वो सीधे न्यायालय नहीं आ सकते। लेकिन बंधुआ मुक्ति मोर्चा नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा और उस पत्र के आधार पर कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और रिट याचिका मानते हुए इस पर एक आयोग का गठन कर दिया। अब हम आगे आते हैं एक अन्य केस पर, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनहित याचिका की संकल्पना पर अगर प्रश्न आता है कि जनहित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत में इस अवधारणा को लाने का श्रेय किन्हें है और जनहित याचिका कहाँ तक भारत में अब तक सफल हुई है, क्या न्यायिक सक्रियता में जनहित याचिका अपनी भूमिका किस तरह से निभाता है। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए आपको एक जनहित याचिका के बारे में एक समग्र संकल्पना विकसित करनी होगी और एक इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा और विभिन्न केसों के माध्यम से अपने उत्तर को वहाँ दर्शाना होगा। तो हम आते हैं लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ। ये जो याचिका थी, इस याचिका का आधार एक पत्र था। इस याचिका का एक आधार एक पत्र था। इस पत्र में क्या था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि विदेशियों द्वारा जो भारतीय बच्चों को गोद लिया जाता है तो उनके साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है। पहले तो उनको एक लंबी यात्रा पर एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है और वहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यों के माध्यम से उनका शोषण किया जाता है। तो एक पत्र के आधार पर इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया और उस समय न्यायाधीश थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री पीएन भगवती। तो आपको ये बता दूं कि पीएन भगवती जो है भारत में जनहित याचिका की अवधारणा को लाने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। ये प्रश्न भी आता है कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम किनके द्वारा लाई गई। तो आपका उत्तर होगा न्यायमूर्ति पीएन भगवती, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इसमें श्री पीएन भगवती ने बच्चों के कल्याण हेतु कई सिद्धांत तथा मापदंड पेश किए। ठीक है, इसमें न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने बच्चों के कल्याण हेतु कतिपय कई सिद्धांत और मापदंड निश्चित किए। तो भारत में जनहित याचिका की अवधारणा लाने वाले न्यायमूर्ति पीएन भगवती ही थे। तो हमने अभी तक देखा कि कैसे जनहित याचिका की संकल्पना भारत में आई और यह अवधारणा कैसे विकसित हुई।
तो अमेरिका से शुरू हुई यह संकल्पना, यह अवधारणा भारत में आई और न्यायिक सक्रियता के क्षेत्र में इसने अपना महत्वपूर्ण भूमिका अब तक अदा किया है। विभिन्न मामले के माध्यम से हमने अभी चर्चा की। उसके बाद हम कुछ तथ्यों पर बात करेंगे जो कि आपको विस्तृत उत्तर देने में भी और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से भी आप लोगों के लिए उपयोगी होंगे। जैसे किस अनुच्छेद के तहत जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, याचिका डाली जा सकती है जनहित याचिका, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226। तो हमने देखा यूएसए से ये अवधारणा आई, अनुच्छेद 32 देखा, अनुच्छेद 226 देखा। पहला मामला हमने देखा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये जनहित याचिका की संकल्पना कहाँ प्रदर्शित होती है, कहाँ दिखती है? तो आप देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, इसमें भी जनहित याचिका का दृष्टिकोण समाहित है। तो एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा, मैंने इसको लिखा है बोर्ड में, कि एक प्रसिद्ध वकील थी भारत में, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। इन्हें भारत में जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। पुष्पा कपिला हिंगोरानी को भारत में जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए है कि इन्होंने 100 से ज़्यादा जनहित याचिकाएं समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए इन्होंने डाली हुई थी। तो ये भी एक प्रश्न परीक्षा उपयोगी हो सकता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि जनहित याचिका कौन कौन दायर कर सकते हैं। तो हमने जैसा पहले ही चर्चा किया है कि कोई भी व्यक्ति जो भी उस केस से नहीं भी जुड़ा हुआ है, उस वाद से नहीं भी जुड़ा हुआ है, जनहित में किसी पत्र के माध्यम से, किसी पोस्टकार्ड के माध्यम से पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के संज्ञान में उक्त बातों को ला सकते हैं, और एक पत्रकार होते हुए भी आप रिट याचिका दायर कर सकते हैं। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या इस रिट याचिका का दुरुपयोग हो सकता है? तो इस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो जनहित की आड़ में स्वहित के लिए जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती, और अगर ऐसा कोई संस्था या व्यक्ति करता है कि जनहित के मुखौटे में स्वहित की बात करता है, तो उस सुनवाई के दौरान जो भी खर्च आएंगे उसका वहन संबंधित व्यक्ति या संस्था को करनी होगी। और ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने रुक्मिणी बनाम अच्युतनवाद में दिया था। रुक्मिणी बनाम अच्युतनवाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अगर जनहित याचिका के मुखौटे को पहनकर कोई स्वहित के लिए काम करता है तो ऐसे संस्था को जो है खर्च का भुगतान करना पड़ेगा। तो हमने एक क्रम से देखा कि कैसे कैसे किन किन वादों के माध्यम से भारत में जनहित याचिका की संकल्पना प्रफुल्लित हुई, या फिर यहाँ इसका विस्तार हुआ, न्यायिक सक्रियता कैसे देश में आई इन याचिकाओं के माध्यम से। तो अब हम आगे ये देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका को लेकर अब तक क्या क्या निर्देश दिए हैं। जनहित अर्थात वैसे तमाम मसले, वैसे तमाम मुद्दे जिसमें लोगों का कल्याण, लोगों का हित जुड़ा हुआ है, वैसे मुद्दों पर न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होते रहे हैं समय समय पर। उनमें से एक मुद्दा प्रदूषण का रहा है। प्रदूषण, तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जनहित याचिकाएं दायर की गई, उसमें न्यायालय द्वारा बहुत से निर्देश आए। उसके बाद बाल वेश्यावृत्ति रोकने के लिए, कर्मचारियों की जीविका की रक्षा के लिए, रुग्ण अर्थात बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए, साथ ही साथ बांध बनाने में सुरक्षा के मानक तय करने के लिए और उन खतरों पर विचार करने के लिए, वेश्याओं के बच्चों को उनसे अलग रखने की व्यवस्था करने के लिए, माचिस बनाने के कारखानों में कर्मचारियों के इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ताजमहल जो भी एक
प्रदूषण से जो उसका रंग फीका पड़ता जा रहा था, उस पर भी जनहित याचिका डाली गई थी लोगों द्वारा, और उस पर भी न्यायालय ने निर्देश दिए कि ताजमहल को कैसे प्रदूषण से बचाया जाए, और विभिन्न विभिन्न वादों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्देश प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक प्रश्न यह भी बनता है कि क्या राजनीतिक मामले जो कि न्यायिक निर्वचन और निर्णय के क्षेत्र में नहीं आते, वैसे राजनीतिक मामले जो इस दायरे में नहीं आते या न्यायिक निर्वचन के दायरे में नहीं आते, तो उस पर क्या जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो ऐसे मामलों में जिसमें न्यायिक निर्वचन और निर्णय के क्षेत्र में नहीं आता है, उनको जनहित याचिका के माध्यम से नहीं लाया जा सकता। ऐसा जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था महर्षि वाल्मीकि बनाम भारत संघ, एक वाद आया था महर्षि वाल्मीकि बनाम यूपी राज्य, सॉरी भारत संघ नहीं, यूपी राज्य है ना, यूपी राज्य और महर्षि वाल्मीकि जो वाद था, उसमें यह निर्णय दिया गया कि राजनीतिक मामले जो न्यायिक निर्वचन और निर्णय के क्षेत्र में नहीं आते, उन्हें जनहित याचिका के माध्यम से सामने नहीं लाया जा सकता। ठीक है, जनहित याचिका दाखिल करने का अधिकार यथास्थिति तथ्यों पर निर्भर करता है। एक पत्रकार भी, जैसे मैंने बताया, कि रीट याचिका दाखिल कर सकता है यदि मामला जनहित से जुड़ा हो। कोई भी आम व्यक्ति, कोई भी संस्था जो आम व्यक्ति के हित से जुड़ा हुआ कोई मामला जनहित याचिका के माध्यम से ला सकते हैं। दूसरी ओर यदि हमने चर्चा किया कि इसमें स्वहित, जिसमें निजी हित के मामले हैं, आप उसे जनहित याचिका के माध्यम से नहीं ला सकते, उसके लिए आप रीट याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो हमने इस पूरे सत्र में देखा कि एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का केस, उसके बाद बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ का केस, उसके बाद लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ, फिर हमने बात की महर्षि बनाम यूपी राज्य की बात की, और रुक्मिणी बनाम अच्युतनवाद की भी चर्चा की। तो आप इन तमाम वादों को, किस वाद में क्या निर्णय दिए गए हैं, क्या वाद किस वाद से जुड़ा हुआ था, किस मसले से जुड़ा हुआ था, इनको याद रखना आवश्यक है, और प्रश्न की प्रकृति के अनुसार इन वादों को उसमें आपके उत्तर में समाहित करना होगा। तो इससे प्रश्न क्या बन सकते हैं मुख्य परीक्षा में? प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से तो हमने देखे कि बहुत से तथ्य हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में कि जनहित याचिका की संकल्पना कहाँ से आई, ये भारत में धीरे धीरे कैसे इसका यह अवधारणा विकसित हुई। उसके बाद न्यायिक सक्रियता में जनहित याचिका को जो लाया गया, जनहित याचिका की अवधारणा न्यायिक सक्रियता के क्षेत्र में कहाँ तक सफल हुई है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको जनहित याचिका की पूरी संकल्पना को आपको समझना होगा, और प्रश्न की प्रकृति के अनुसार आपको अपना उत्तर देना होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि ये परीक्षा में आया हुआ ये प्रश्न है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 5th, 6th या 7th JPSC में ये प्रश्न आया हुआ है जनहित याचिका। लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चूंकि ये न्यायिक सक्रियता से जुड़ा हुआ है और इस पे बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी निकल के आ रहे हैं। तो छोटा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई भी मदद की आवश्यकता हो तो हमारे मेल के माध्यम से सूचित कीजिए, हम प्रयास करेंगे कि उसको हम समस्या का समाधान कर सकें। तो फिर हम आगे आएंगे अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत समय, बहुत ऊर्जा और बहुत मेहनत लगता है। आपका जो सब्सक्रिप्शन है वही हमें ऊर्जा प्रदान करेगी, आपका प्यार ही हमें आगे लेके जाएगा। तो आज यही अंत करते हैं, अगले वीडियो के साथ हम शीघ्र ही आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।